This segment is brought to you by Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है और स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी ने रवां साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी और तब से मॉनिटरी पॉलिसी में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। और इस बार भी मार्केट में आम ख्याल यही था कि सैलाब आया, उसकी वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो सकता है, इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से मोहतात ही रहेगा और मौशी माहिरीन जो हैं वो मरकजी बैंक से इस किस्म के फैसले की ही तवक्को कर रहे थे, जो फैसला हुआ है। ठीक है। और जो ताजिर बिरादरी है या कारोबारी बिरादरी है ना, वो बहुत अरसे से ये चाह रही थी कि इस शरह सूद को सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आया जा सके ताकि कारोबारी मौक़े बेहतर हो सके और ग्रोथ हो सके। अब देखना ये है या ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से जो 11% पर बरकरार रखा गया है, ये उनकी मजबूरी थी कि सर्वाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मईशत है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अब चलते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? ये 11% पर बरकरार रखने की मजबूरी थी ये स्टेट बैंक की या गवर्नमेंट की? अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू एवरीवन। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह, ये सितंबर में 5.6% थी। पिछले सितंबर यानी कि 1 साल पहले से कंपेयर करें, अप्रैल में ये सिर्फ 0.2% थी। सो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। इसमें फ्लड्स का भी इम्पैक्ट है, कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल का भी इम्पैक्ट है। इन चीज़ों को देखते हुए स्टेबिलिटी पैरामाउंट है आईएमएफ एंगेजमेंट में। ये मैं बार बार कहता हूँ, ग्रोथ वो तब अलाउ कर सकते हैं यानी कि ईजिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि अपने रेट को इस हद तक सिंगल डिजिट में कम करना कि डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, जब वो देखें कि ग्रोथ फ्रेमवर्क इस मुल्क का ठीक हो गया है। हमने पहले 3 माह में, और ये डेटा उन्होंने देखा होगा, तो ये देखा कि ट्रेड डेफिसिट 35% पिछले साल से इस क्वार्टर में बढ़ गया है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल जो अकाउंट है वो प्रेशर में है। ये एक्सटर्नल अकाउंट, करंट अकाउंट बढ़ सकता है। सो ये दूसरी वजह उनके सामने आई होगी। तीसरी वजह जो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबके ज़हन में, कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको 5 से 7% में रखने के लिए अभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तरजीह दी जाए और मुल्क को ग्रोथ की तरफ ना ले जाया जाए। और रुपए की भी जो स्टेबिलिटी है कि सेविंग्स होती रहे रुपए में, उसको भी इंश्योर करने के लिए ये एक ओवरऑल जो मुल्क का इस वक्त फ्रेमवर्क है उसको एक स्टेबलाइजेशन फेज में ही रखा जाए। आई थिंक दैट इज व्हाट इन आइडियाज को डॉक्टर साहब कैरी करने के लिए डेफिनेटली जो हमारी कारोबारी बिरादरी है, हमारा बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कन्विंस करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। या फिर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी गुंजाइशें निकाली जाती हैं कि उनको उनकी बेहतरी हो सके या कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट किया जा सके? क्योंकि एक तरफ आईएमएफ है, दूसरी तरफ हमें कारोबारी तबका और अपने मुल्क की जो ग्रोथ का मामला है वो नजर आता है। वेयर डू यू थिंक गवर्नमेंट जो है इसको बैलेंस कर पाती है? So that's the most important aspect of moving forward for Pakistan. अच्छी टेल विंड्स हैं, एक स्टेबिलिटी सी है मुल्क में। इवन फ्लड्स का इम्पैक्ट जो है, अगर 800 अरब ही मान लिया जाए रुपयों में, तो मिनिमल हुआ है। इंटरनेशनल टेल विंड्स भी मौजूद हैं, अमेरिका के साथ ठीक है, सीपेक 2 की बातें हो रही हैं। असल बात जो है ना, जो अथॉरिटीज़ के करने की है, उनको ये रियलाइज़ करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को 5-6% पे रखना चाहते हो, तो मुल्क की पैदावारी सलाहियत, मुल्क के जो खसारे हैं एक्सपेंडिचर को कट करके, ताकि बोरोइंग कम हो, खसारे कम हो, मुल्क की एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, नॉट कि आप सिर्फ कीमत कम कर दें। देखिए, कीमत कम करना इज एन एरिया जो शॉर्ट टर्म में, और वो कीमत हमने कम किया कि अगर आप नई बिजली इस्तेमाल करते हैं ओवर एंड अबव लास्ट ईयर, ये एनर्जी सेक्टर की तंजीमें, नंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, ये वो चीजें हैं जो वाकई ही कन्विंस करेंगी कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है वो ठीक हो गया है। अब हम शरह सूद को भी नीचे ला सकते हैं ताकि नई बोरोइंग्स, नई डिमांड, नई इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें जो हैं वो मुल्क में क्रिएट हों। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर महंगाई 78 साल में खाकान नजीब साहब, अगर आने वाले दिनों में महंगाई थोड़ी सी कम हो जाती है जिस शरह पे अभी है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शरह सूद में फिर उसके बाद कमी मुतवक्के हो सकती है?
आई थिंक अभी तो एक स्पाइक महंगाई की है, ये 5.6% सितंबर में हुई थी, 6.6 तक जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज बॉर्डर सिचुएशन भी अगर आप देखें तो बॉर्डर्स टाइटन्ड हैं अफगानिस्तान की वजह से, तो यू कैन सी अ कपल ऑफ थिंग्स, लाइक टमाटर की कीमत आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। इसी तरह अगर ये जो चाइना के साथ सेटल कर जाता है तो ऑयल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सो महंगाई थोड़ी सी तो बढ़ेगी। सो शरह सूद आने वाले 1-2 माह में तो ऐसी नीचे जाती नहीं दिखाई दे रही। अब ये सब डिपेंड करेगा कि हुकूमत कितनी अथॉरिटीज कन्विंस होती हैं कि ये सारे काम जो हमने आपके सामने रखे हैं ये किए जा सकें। मैं फिर कहता हूं, ऐसा एटमॉस्फेयर 78 साल में पाकिस्तान में बिल्ड नहीं हुआ। बहुत बड़ी टेल विंड्स हैं, ये वक्त और स्पेस है कि हम अपनी जो जैसे कहेंगे ना फंडामेंटल्स हैं उनको दुरुस्त कर लें। नहीं करेंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा और ये फिर जो IMF का टाइम और स्पेस है ये खत्म हो जाएगा और आप फिर 25 अरब डॉलर की पेमेंट में खड़े होंगे। लग यूं रहा है कि वो 78 साल का जो बैगेज है उसका अदराक तो जरूर है कि स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा है, प्राइवेटाइज होना चाहिए, बट अमली जामा पहनाना इज समथिंग टोटली वेरी डिफरेंट। IMF तो 24 बार गए हैं ICU के डॉक्टर के पास, पर अपने डॉक्टर्स को इस्तेमाल करके अपने घर की जो रीत रिवायात हैं उसको तब्दील करने में कामयाब कब होते हैं? दैट्स द रियल माजी में वो उन टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं जो IMF के साथ या उनकी टीम्स के साथ डील करते रहे, तो इस डॉक्टर के ऊपर हमारी रिलायंस जो है ये आपको कितनी नजर आ रही है, स्पेशली अगर मैं इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देखें, व्हेन यू आर इन एन IMF एंगेजमेंट हर चीज़ जो है वो उनके साथ बाहमी मशवरे से, और चूंकि वो बहुत मॉडलिंग कर रहे होते हैं, IMF इज़ अ वेरी क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो जो 10-11 लड़के लड़कियां आते हैं, खवातीन और हज़रात, वो सारे हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं, हमारी तरह ही बहुत से ममालिक में काम किया है। दे हैव वेरी सेट मॉडल्स जिसमें वो आपको बता दिया होगा उन्होंने कि आपकी इन्फ्लेशन हमें 6.5-7 पे जाती दिखाई दे रही है, इसलिए इंटरेस्ट रेट नहीं कम होना। दैट्स द रियल स्टोरी। वी ऑल who have dealt with this or still deal with it know this story. So एक बहुत ही आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, उसके अलावा चारा कोई नहीं है। So अगर आप अपना घर ठीक करना शुरू कर देंगे, then you can give them this story with a better sound economic argument कि yes बड़ी थी बट अब टेमिंग है, प्रोडक्टिविटी बेहतर है, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बेहतर की है, इससे फर्क पड़ा है, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बेहतर किया है, इससे फर्क पड़ा है, डिमांड जो कंजम्पशन है उससे निकल के सेविंग्स प्रोडक्ट्स बढ़ाई हैं, उससे फर्क पड़ा है। नाउ इफ यू टेल देम दिस काइंड ऑफ स्टोरी देन यू कैन प्रोबेबली कन्विंस देम। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि अब लोगों के जहनों में ना ये भी सवाल आता है डॉक्टर साहब कि भाई हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है और उनके मुताबिक क्यों पॉलिसीज बनानी पड़ती है। भाई जब हम आप रिलायंस करेंगे या डिपेंडेंट होंगे अपनी मईशत को सहारा देने के लिए IMF के, तो उनकी तो माननी पड़ेगी ना। जैसे आप अगर किसी से कर्जा लें तो वो अपनी शराइत भी साथ रख रहा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जो सिचुएशन है और ये जो हमारा शरह सूद है इसको 11% पर बरकरार क्यों रखा गया है।